अगर 1 रुपया मेरे पास चोरी का निकल आए, मैं चैलेंज करता हूँ रामानंद तेरे को और तेरे पूरे खानदान को चैलेंज करता हूँ, तेरे आका को भी चैलेंज करता हूँ कि अगर 1 रुपया भी मेरे पास कोई इस तरह का निकल आए तो मैं जो कहोगे वो करने को तैयार। पुलिस को बुलाओ, नेता को बुलाओ, पब्लिक को बुलाओ, सबको बुलाओ और सब लोग मिलकर निर्णय करें कि चोर कौन है, कौन पत्रकार है, कौन चोर है, ये तुरंत फैसला हो जाएगा। रीवा जिले में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ बढ़ते अपराध, खुद कांग्रेस विधायक द्वारा ही पीड़ितों को जेल भेजने की साजिश और दूसरी तरफ पत्रकारों की जुबानी जंग। जी हां, सोशल मीडिया में 2 पत्रकारों के बीच जंग छिड़ी हुई है और यह जंग है आरोपों की। यह जंग है एक पत्रकार या यूं कहें कि पत्रकारों को सर्टिफिकेट देने वाला जज, जो कि अपने तथाकथित विराट 24 यूट्यूब पर न्याय कर देता है, सीधे फैसला कर देता है कि कौन अपराधी है और कौन निर्दोष, वह भी बिना सबूत के। लेकिन इन दोनों के बीच आखिर यह जंग शुरू कैसे हुई, आइए आपको बताते हैं। दरअसल रामानंद पांडे, जो कि रीवा शहर का पुराना चोर बताया जाता है और अब वर्तमान समय में फार्म हाउस की कृपा से जज बन चुका है। जानकार बताते हैं कि गहना चोरी हो, ट्रक चोरी हो, टायर चोरी हो या फिर डीजल चोरी हो, ऐसी छोटी बड़ी चोरियां करके अपना साम्राज्य बनाया। इसको लोग चोर चोर बोलने लगे और चारों तरफ इसकी कुटाई होने लगी। कहीं जूते चप्पल इसको पड़े, कहीं इसको लातों से मारा गया, कहीं इसको घूंसों से मारा गया कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। बताया तो यह भी जाता है कि यह कई बार अवैध वसूली में भी पकड़ा गया, चोरी के आरोप पे भी पकड़ा गया, यहाँ तक कि आरटीओ मनीष त्रिपाठी के साथ मिलकर एक कर्मचारी को इतना परेशान किया कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, जिसकी एफआईआर भी थाने में दर्ज है। साथ ही अमहिया थाने में SC/ST एक्ट के तहत आदिवासियों से मारपीट करने का भी मामला इसके खिलाफ पंजीबद्ध है। इसके ऊपर कई एफआईआर दर्ज है और यह जमानत में भी चल रहा है, जैसा कि आप वायरल ऑडियो में सुन भी सकते हैं। केस में क्या ही हुआ, अपना क्या बिगड़ा आज तक? तो ये सारी धाराएं तो जमानती हैं वैसे भी। नहीं तो अपन करवा भी तो चुके हैं, अपन तो करवा चुके पहले से। छोटी छोटी खबरें तो मैं ऐसे सूत्रों से इनका लगाया। दरअसल शहर में जज बनकर बैठा यह फार्म हाउस द्वारा घोषित पत्रकार, जो अपने यूट्यूब के माध्यम से ही फैसला कर देता है और 100, 200, 500 देकर अपने मन मुताबिक बयान सबसे लेता है और सवाल पूछते वक्त खुद ही जवाब देता है और सामने वाला केवल हामी भरता रह जाता है। जो तो सब जानते थे कि यह अभय मिश्रा का कृपा पात्र है। अभय मिश्रा ही इसके गुरु हैं, जो कि वर्तमान में कांग्रेस से विधायक भी हैं। अभय मिश्रा का इतिहास पुराना है। कहावत भी है कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। जब जज को एक विधायक का सपोर्ट मिल गया तो उसने एक अलग ही तरह की पत्रकारिता रीवा शहर में चालू कर दी। अपने गुरु को छोड़कर यह किसी को भी कभी भी अपराधी बना सकता है, यहाँ तक कि खुद को पत्रकार कहता है और रीवा के कई पत्रकारों को बदनाम कर चुका है और कहता है कि यह पत्रकारिता कलंकित कर रहे हैं, जबकि खुद पत्रकारिता के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। इतना बड़ा कलंक है कि पूरा कलंक में काला हो चुका है। दरअसल इसके चैनल का टैग है खबरों से समझौता नहीं, लेकिन टैग होना चाहिए अभय से समझौता नहीं। हमेशा से पत्रकारों के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ खबरें चलाता रहता है और इसका तो भविष्य भी सिमरिया पर ही निर्भर था। पहले आप सुनिए वह वायरल ऑडियो। ठीक है, हम लोगों को तो बिल्कुल, हमारे परिवार तो भविष्य ही निर्भर है सिमरिया पर। अरे नहीं वो तो कितना दांव में लगाए अपन लोग 3 साल से सब कुछ। अपने तो प्रतिष्ठा का सवाल है ना। प्रतिष्ठा का सवाल है और अपने को तो साम दाम दंड भेद सब करके किसी भी तरह चुनाव जीतना है। यह अपने गुरु से कहता दिख रहा है कि हमारा तो भविष्य ही निर्भर है सिमरिया पर, यानी अभय मिश्रा पर। और इसने पहले अपराधों के क्षेत्र में, चोरी के क्षेत्र में नंगा नाच किया और अब खुलेआम चैनलों का नाम लेकर नंगा नाच कर रहा है। और करे भी क्यों ना, जब आका ही सिमरिया विधायक अभय मिश्रा जैसा हो। कई सालों से जज साहब पत्रकारिता करते आ रहे हैं और अब जाकर उन्हें पत्रकारिता का फल मिलना चालू हुआ है, जिसकी पोल खोलने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। कई पत्रकारों को आरोपी बना दिया, झूठे मामलों में फंसा दिया गया, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की इस जज के आगे कुछ बोलने की। लेकिन रीवा के निर्भीक पत्रकार राजीव तिवारी, जिससे इसकी जुबानी जंग चल रही है, उन्होंने इसकी सारी पोल खोल दी। भीतर ही भीतर कई पत्रकार उनका समर्थन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तथाकथित पत्रकार को अच्छा सबक सिखाया। जब राजीव तिवारी ने इसकी सारी पोल खोल दी तो इसने उनके व्यक्तिगत जीवन में दखल देने का प्रयास किया। राजीव वो आदमी जिसने लोगों के जीवन की शुरुआत अपने पैसों से करवाई, मगर आज वही लोग उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। दरअसल न्यूज़ से फैसला करने वाले रामानंद पांडे ने सबसे पहले हिस्ट्री निकालनी शुरू की और फिर 2 ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जो खुद कोरेक्स पीकर घूमते हैं, जिनके पूर्व में कई वीडियो, कई न्यूज़ भी चल चुकी हैं।
और चोरी जैसी वारदातों में भी शामिल हैं। कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि नए चोर उचक्कों को चोरों की दुनिया का पुराना सरगना मिल गया हो। खबरें चलने के बाद राजीव तिवारी खुद सामने आए हैं और खुलकर अपनी बात रखी है। दरअसल रामानंद पांडे ने अपने ऑफिस में 2-3 व्यक्तियों के बयान लिए। राजीव कुमार मिश्रा, पहला राजीव कुमार मिश्रा, वही व्यक्ति जिसने राजीव तिवारी के पैसे से किराने की दुकान शुरू की। कर्ज इतना था कि चुकाना मुश्किल। बताया जाता है कि इसलिए उसने एक नीच चाल चली, अपनी पत्नी को लालच और सौदेबाजी के रूप में आगे किया। लेकिन तिवारी ने उसे बहन का सम्मान दिया और उसके इस घिनौने प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। समय बीतता गया, मिश्रा ने अभय मिश्रा की पैकारी में हाथ डाला और गांव-गांव शराब की तस्करी शुरू कर दी। राजीव तिवारी ने कई बार अपने पैसे मांगे, लेकिन हर बार पत्नी तक सुलाने की बात राजीव मिश्रा ने कह दी और पैसे कभी नहीं मिले। मजबूर होकर अपने 4 लाख वापस पाने के लिए उन्होंने न्यायालय में परिवाद दायर किया। बताया जा रहा है कि 20 लाख का कोई मामला उन्होंने उस पर नहीं लगाया, जैसा कि झूठ फैलाया जा रहा है। दूसरी ओर दिलीप दुबे उर्फ ओम प्रकाश दुबे, जो उनके रिश्ते में जीजा के परिवार का भाई था, और वही व्यक्ति था जो कभी गांजा बेचता था, अवैध हथियारों की तस्करी करता था। विराट 24 ने उसकी करतूतों को उजागर किया, लेकिन सच दिखाने की कीमत भी चुकानी पड़ी। खबर हटाने के बदले उसने राजीव तिवारी के खिलाफ झूठा बयान दे दिया। आज हालत यह है कि जिन लोगों ने राजीव तिवारी के पैसों से अपनी रोजी रोटी शुरू की, वही लोग अब उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं। एक बड़ा सवाल देश की जनता से, क्या पत्रकार हो जाने का मतलब यह है कि आप सभी के जज बन चुके हैं, कि किसी को भी बदनाम करने का ठेका ले चुके हैं? क्या आप किसी को भी बदनाम कर सकते हैं और किसी को भी आरोपी बना सकते हैं? तो क्या फिर न्यायपालिका के दरवाजे बंद हो जाने चाहिए? चलिए आपको सीधा सुनाते हैं पत्रकार राजीव तिवारी को कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजीव तिवारी है। मैं उषा एक्सप्रेस डिजिटल न्यूज़ चैनल का संचालक हूं और उषा एक्सप्रेस न्यूज़ नाम से मेरा एक अखबार भी चलता है, जो कि वीकली अखबार है। बाकायदे मेरे पास गवर्नमेंट का RNI नंबर भी है और हर हफ्ते मेरा अखबार छपता है, जनसंपर्क में भी जमा किया जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक नकलची पत्रकार, गहना चोर टाइप का व्यक्ति जो है, रामानंद पांडे उसका नाम है, उसके द्वारा मेरे बारे में कई सारी फर्जी और भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं, जिन खबरों में सच्चाई का स्तर 0% भी नहीं है। एकदम से झूठी खबरें, एकदम से झूठे बयान, झूठी बाइट लगाकर उसके द्वारा खबरों का संचालन किया जाता है। सबसे पहली खबर उसने जो चलाई थी कि फर्जी रसूख का नहीं चलेगा खेल, पुलिस बोलेगी कट, ऐसा करके कुछ था। मुझे याद नहीं पूरा उसका टाइटल क्या था। वो पहली खबर थी। उस खबर में उसने मेरे कुछ फोटोज लगाए थे। मैं वो फोटो के संबंध में बताना चाहूँगा कि रीवा SP विवेक सिंह के साथ वो मेरा फोटो जो उसमें उसने दिखाया, वो मुझे नहीं मालूम कि वो फोटो उसको कहाँ से मिला है, और उसने वो फोटो स्वयं से बनाया है और स्वयं से बनाकर मुझे फंसाने की नीयत से वहाँ पर जाकर उसने ये सब नाटकबाजी की। मुझे तो ये भी लग रहा है कि रीवा SP विवेक सिंह के द्वारा उस मैटर में मुझको लेकर कोई बाइट नहीं दी गई है, क्योंकि मेरे सूत्र बताते हैं कि इसने उस संबंध में, मेरे नाम के संबंध में कोई बाइट SP साहब से नहीं ली थी। उक्त फोटो एडिट किया गया है और एडिटर कोई और नहीं है, आपका यही टकला पत्रकार रामानंद पांडे है। ये इतना गिरे स्तर का व्यक्ति है। इसका स्तर जब इतना ज़्यादा गिरने लगा, इसको लोग चोर चोर बोलने लगे और चारों तरफ इसकी कुटाई होने लगी। कहीं जूते चप्पल इसको पड़े, कहीं इसको लातों से मारा गया, कहीं इसको घूंसों से मारा गया, इसको लुटा लुटा के दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। और उस मारपीट से घायल होकर ये लास्ट में ये पत्रकार बना था। पत्रकार बनने के साथ ही ये अपनी कलाकारियाँ शुरू किया और इधर की खबर उधर करता, उधर की खबर इधर करता, फर्जी वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना लोगों को, लोगों के साथ ठगी करना, ये सारी चीज़ें इसके लिए कॉमन हो चुकी थी। बाजार में इसका इतना गंदा वजूद हो चुका था कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। अब आती है बारी इसके आका अभय मिश्रा की। अभय मिश्रा ने जब इसकी स्थिति देखी तो उन्होंने इसको सहारा दिया। 1 लाख रुपए इसको दिए कि ये अपना ऑफिस सेटअप कर सके, अपना नया सामान खरीद सके और फिर से ये अभय मिश्रा का चैनल चलाना शुरू कर दे।
मतलब कुल मिला के इस पूरे मामले में जो इसका स्क्रिप्ट राइटर है, जो पूरा मामला संचालित कर रहा है, वो रामानंद नहीं, अभय मिश्रा है। अभय मिश्रा जी को मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभय मिश्रा जी, अगर पत्रकारों को इस तरह से आप दबा सकते हैं, आप कुछ भी, खैर आप बहुत बड़े हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपके कांड देखे हैं, आपके द्वारा की गई जो खतरनाक हरकतें हैं रीवा शहर में, आपके द्वारा किए गए जो अपराध हैं उन्हें भी मैंने देखे हैं। और मुझसे ज़्यादा आपको कौन देखा होगा, मैं तो आपको बचपन से देख रहा हूँ। आपको याद हो ना हो, लेकिन मैं तो बचपन से देख रहा हूँ आपको। शायद मेरे जन्म के पहले से आपको मैं जानता हूँ। मैं जब छोटा था तब से मैं आपकी हरकतें देख रहा हूँ। तो मतलब कुल मिला के ये है कि आप मेरे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात ये है साथियों कि रामानंद पांडे के अंदर एक ऐसी कुंठा भरी हुई है कि कोई भी पत्रकार अगर भारतीय जनता पार्टी के संबंध में 2-4 लाइन भी लिख देता है, अच्छी लाइनें अगर लिखता है, तो ये व्यक्ति उसको टारगेट करना शुरू कर देता है। जबकि यही चीज अगर कांग्रेस के पक्ष में लिखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फोन लगाते हैं, फोन लगाकर बोलते हैं कि क्यों ऐसा लिख रहे हो, मेरे खिलाफ क्यों लिख रहे हो, पार्टी के खिलाफ क्यों लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कुल मिला के वो समझाते हैं कि मत लिखो। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है कि लिख देने बस से, अगर हम लिख दिए तो ये टारगेट करना शुरू करता है, उसके खिलाफ बयानबाजी कराता है, उसके खिलाफ गलत खबरें चलाता है, उसके खिलाफ एविडेंस तैयार करने लगता है, जो कि एविडेंस पूरी तरह से फॉल्स है, झूठे एविडेंसेस है। इसने एक खबर और चलाई है जिसमें इसने लिखा है नकली गोल्डन बाबा और नहीं चले, नकली गोल्डन बाबा का नहीं चलेगा खेल, पुलिस के कटघरे में गोल्डन बाबा, ऐसा करके कुछ लिखा उसने, मुझे याद नहीं, मुझे अपराधी भी लिखा उसने। उस खबर को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। उस खबर में इस व्यक्ति ने किससे बात की है, कौन सा आदमी इसको बाइट दे रहा है, फोन में कौन सा व्यक्ति है, उसके बारे में इसने नहीं बताया है। इसकी बाइट में साफ साफ, इसकी खबर में साफ साफ दिखाई देता है कि उसमें लिखा हुआ है सूदखोर से पीड़ित व्यक्ति। उस व्यक्ति का कुछ नाम भी होता है, जो सूदखोर से पीड़ित होगा उस व्यक्ति का नाम नहीं होगा, कोई नाम नहीं, बिना नाम का व्यक्ति क्या सूदखोर से पीड़ित हो सकता है। यदि उस व्यक्ति का कोई नाम ही नहीं है तो फिर उसका वजूद क्या है। यदि आप अपने नाम से जाने जाते हैं तो आपका नाम है इसलिए आपको लोग आपके नाम से बुलाते हैं, लेकिन जब आपका नाम ही ना हो वहां पे तो आपकी पहचान क्या है और उस खबर का वजूद क्या है जिस खबर में इस तरह की बाइट चलाई गई। हालांकि मैं कुछ 2-4 बातें बताना चाहूँगा अपने बारे में भी कि मैंने एक सत्येंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति को 15 लाख रुपए उसको मैंने दिया था उधार के तौर पर। और उधार नहीं दिया था, उसने रतहरी में अपनी एक जमीन दिखाई थी गडरिया के पास, और इसने अपने माता पिता से भी मिलवाया था। माता पिता से भी मैं मिला, इस पत्नी से भी मिला, इसके भाइयों से भी मिला था। वो सब लोग उक्त जमीन का सौदा करने को तैयार थे। और उस समय उसके पास समस्या थी, उसकी दादी अचानक से बीमार हो गई थी और दादी का इसको इलाज कराना था। अब देखिए यहाँ पर भी मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैंने बहुत बारीकी से इस बात का पता नहीं लगाया कि उसकी दादी की क्या स्थिति है, वो जिंदा है या नहीं है। इसने मेरे से जैसा बोला मैंने उस हिसाब से इसकी मदद की, क्योंकि इसके परिवार वाले भी चाहते थे कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, बाद में हम सौदा करा के इसका एग्रीमेंट करा लेंगे या ज़मीन आपको दे देंगे। अब बात क्या होती है कि ये व्यक्ति मेरे से पैसा लिया और मैंने बाकायदे इसको 5 लाख रुपए कैश दिए थे और 5-5 लाख रुपए 2 बार अपने एक्सिस बैंक अकाउंट से एक बार और एक बार अपने इंडियन बैंक अकाउंट से इसके खाते में 5-5 लाख रुपए मैंने इसके खाते में ट्रांसफ़र किए थे। अब ये व्यक्ति पैसा लेने के बाद, जब पैसा ले लिया उसके बाद बोला कि एग्रीमेंट कराने आया, और एग्रीमेंट में ये व्यक्ति बोला कि मेरी दादी खत्म हो गई हैं, मैं 13 दिन बाद जो भी करूँगा तो वो करूँगा। अब क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से हैं, ब्राह्मण समुदाय से हैं, तो हमें सबको पता है कि 12 से 13 दिन 14 दिन अभी ऐसे काम नहीं किए जाते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 13 दिन बाद ये मेरे पास आया तो बोला कि भैया वो 5 लाख का आप चेक ले लीजिए, 5 लाख का आप एग्रीमेंट बनवा लीजिए और 5 लाख मैं आपको धीरे धीरे करके वापस कर दूंगा।
ये कहानी इसने बताई। अब क्योंकि मेरा पैसा फंस चुका था और मेरा खून पसीने का पैसा था, मैंने उक्त पैसा इकट्ठा किया था अपना प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए, मुझे मशीन खरीदनी थी। तो मैंने उस पैसे को इकट्ठा किया था, तो मुझे ये लगा कि मेरा पैसा फंसा हुआ है, इसलिए मैंने इसके कहे अनुसार ही कार्य कर दिया। अब इसने पैसे देने से मना कर दिए। इसने 5 लाख का मुझे जो चेक दिया, मैंने उक्त चेक न्यायालय में लगाया। पहले मैंने बैंक में लगाया, बैंक में लगाने के बाद मेरी इससे कई बार बातचीत हुई, मैं इससे बोलता रह गया मेरा पैसा वापस कर दो, पैसा वापस कर दो। ये टाल मटोल करता रहा और टाल मटोल भी ऐसा करता था कि मैं जब कभी इससे को मिला हूँ, ये कोरेक्स पीता ही मुझे मिला। कोरेक्स के नशे में धुत रहता है, चंदन लगाए, कभी पुलिस की वर्दी पहन लेता है, कभी ये पत्रकार बन जाता है, कभी ये लोन देने वाला एजेंट बन जाता है। इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 138 के तहत न्यायालय में चेक बाउंस के कम से कम 20 मामले इसके ऊपर चलते हैं, सत्येंद्र शर्मा के ऊपर। आप ई कोर्ट सर्विसेज में जाकर इसके बारे में आप सर्च करके देख सकते हैं कि 15 से 20 मामलों में ये वांटेड है। 15 से 20 लोगों ने इसके खिलाफ चेक लगा के रखा। मतलब इसका धंधा ही यही है कि लोगों को चूना लगाना, और इस चूने में इसका पूरा परिवार इसके साथ में रहता है और इसको पूरा सहयोग करता है। तो ये सत्येंद्र शर्मा नाम का व्यक्ति जो है, तो इसके द्वारा जो है तो मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। विराट 24 न्यूज के संस्थापक रामानंद पांडे के सामने इन्होंने मेरे बारे में काफी कुछ बोला है। हालांकि इनकी आवाज दबा दी गई थी और आवाज दबाने के साथ साथ इनका चेहरा भी ब्लर कर दिया गया था, और चेहरा ब्लर करके आवाज दबा के किसी के खिलाफ इन्होंने खबर चला दी रामानंद पांडे ने। अब यहाँ मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सत्येंद्र शर्मा कोरेक्स का बहुत बड़ा शौकीन है। तो उस समय रीवा में कबाड़ी मोहल्ले में छापा पड़ गया था, कोरेक्स शायद बंद हो गई रही हो, कोरेक्स न मिल रही हो, उसको कोरेक्स का लालच देकर हो सकता है कि उससे इस तरह की बयानबाजी कराई गई हो रामानंद पांडे के द्वारा। और अगर सत्येंद्र शर्मा या कि जिस व्यक्ति से रामानंद पांडे ने बात की है वो व्यक्ति सामने आए, और अगर मैं दोषी हूं तो मैं पुलिस के सामने भी अपना दोष स्वीकार करूंगा, और जो व्यक्ति दोषी है उसको भी अपना दोष स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मेरा पैसा इन्होंने नहीं लिया तो मैं दोषी हूं, अगर इन्होंने मेरा पैसा वापस कर दिया तो मैं दोषी हूं। बस 2 ही शर्तें हैं। इन्होंने वापस कैसे किया, मैंने दिया, इसका मेरे पास प्रमाण है। इन्होंने वापस किया, इसका प्रमाण ये मेरे सामने लेकर आ जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे अपराध स्वीकार करने को तैयार हूं अगर ये मेरे को अपराधी बोलते हैं तो। तीसरी बात, एक व्यक्ति से इनकी फोन में बात हुई जिसमें उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी पत्नी के पैर छूने पड़े मुझे, मेरे बारे में उसने कहा। हालांकि उसने राजीव तिवारी नाम नहीं लिया, ये भी आप गौर करिएगा, उसने राजीव तिवारी नाम नहीं लिया था, रामानंद पांडे नाम ले रहे थे बार बार कि राजीव तिवारी, पर वो नहीं ले रहा था। उसने कहा मेरी पत्नी के पैर पकड़ने पड़े। मैं भी यहाँ पर उसका नाम तो जरूर नहीं लूंगा क्योंकि भाई बदनामी किसी की नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति जिस स्वभाव का है, जिस नेचर का है, मैं उसकी आवाज से ही उसको समझ गया कि वो कौन सा आदमी है। वो ऐसे नेचर का आदमी है कि जो हर कामों में अपनी पत्नी को आगे कर देता है। अब पत्नी को आगे करने वाले व्यक्ति को अगर कोई ये कहे कि कोई व्यक्ति उसके पत्नी के पैर छुआ होगा तो ये तो बहुत बड़ी माने अनहोनी वाली बात है। और अगर मैंने महिला के पैर छुए भी किसी काम बस, उसको अपनी बहन भी मान लिया, तो मैंने अपराध नहीं किया, मैं अपराध की श्रेणी में नहीं आता। पर ऐसा हुआ नहीं था कि मेरे हिसाब से जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही उस व्यक्ति ने मेरे से 5 लाख रुपए लिए थे और उसने वापस नहीं किए। बस यही 2 लोग हैं जो मेरे पीछे शिकंजा कसने की तैयारी में है। इनका ये मतलब इनकी ये मांगे हैं। आज मेरे पास एक व्यक्ति आया हुआ था, मुंह बांधे था, उसने बोला कि तुम चेक बाउंस के मुकदमे हटा लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ गंदी गंदी खबरें चलवाएंगे, महिला पकड़ लिए हैं, ये कर लिए हैं, वो कर लिए। भाई तुम कुछ भी पकड़ लो, कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सत्य को तुम दबा नहीं सकते हो। सत्य सामने आएगा, सत्य का प्रमाण है, हर चीज सत्य है, मेरे पास कुछ भी झूठा नहीं है। साथियों, इसने यहाँ ही नहीं रुका, इसने मेरे व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा पर भी इसने वार किया
और मेरी मान प्रतिष्ठा को इसने आहत किया। इसने कहा कि मैं चोरी की गाड़ियों में चलता हूं, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, मैं उसका भी आपको हिसाब दे देता हूं। मेरे पास कुल 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी अर्बन क्रूजर है जिसका नंबर है MP17ZA1889, टोयोटा शोरूम सतना से खरीदी गई है और वो मेरे पास है और मैं उसी गाड़ी में वर्तमान में चल रहा हूं। और मेरे पास दूसरी गाड़ी जो है वो स्कॉर्पियो है और वो भी खरीदी गई है, सतना से ही खरीदी गई है। उक्त गाड़ी को भी मैंने सतना से ही खरीदा। केवल 2 गाड़ियां मेरे पास वर्तमान में मेरे स्वामित्व में है और उन्हीं 2 गाड़ियों से मेरा आना जाना होता है। बीच में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था स्कॉर्पियो का, तो मैंने उसको बनने के लिए दिया हुआ है एजेंसी में, वो बन रही है। ठीक, अब इसका ये कहना है कि मैंने चोरी की गाड़ी चलाई। अगर मैंने चोरी की गाड़ी चलाई होती तो मित्रों ये सोचो कि आज 4 से 5 साल 10 साल से मैं गाड़ियों में चल रहा हूं तो मेरे ऊपर FIR हो गई होती, मैं कहीं जेल न चला गया। और अगर रामानंद साबित कर सकता है कि मैं गाड़ी चोरी की लिया हूं तो रामानंद कर क्या रहा है? रामानंद जाए और पुलिस को बताए ये चीज, मेरे खिलाफ FIR कराए, कौन सी गाड़ी मेरे पास चोरी की है। गाड़ी नहीं, अगर 1 रुपया मेरे पास चोरी का निकल आए, मैं चैलेंज करता हूं रामानंद तेरे को और तेरे पूरे खानदान को चैलेंज करता हूं, तेरे आका को भी चैलेंज करता हूं कि अगर 1 रुपया भी मेरे पास कोई इस तरह का निकल आए तो मैं जो कहोगे वो करने को तैयार हूं। मेरे पास हर एक चीज जो भी है सब वैलिड है, मेरे पास इनवैलिड कुछ नहीं है। तीसरी चीज, मैं पहनने वाले आभूषणों पर इसने कमेंट किया, कसौटी लेके इसको मेरे ये जो देख रहे हैं आप अंगूठियां हैं, ये मैं ब्रेसलेट पहना हूं और ये मैं चैन पहनता हूं, तो इसको इसने बोला है कि नकली है। तो कसौटी लेके उसको आना चाहिए और कसौटी लेके सुनार को बुलाना चाहिए और इनको सबको कसौटी में घिस के और पता करना चाहिए कि नकली है या असली है। दोस्तों, इसने शुरुआत ही गहना चोरी से की थी और जब गहना चोरी में इसके सारे गहने पकड़े गए, किसी के हाथ गहने नहीं लगे, इसके घर वालों के जिनके गहने थे वो उनको मिल गए, तो इसके अंदर एक कसक भरी हुई है, एक टीस भरी हुई है। ये किसी को गहना पहने देखता है, कोई भी अच्छी चीज पहने देखता है तो इसका मन मसोस के रह जाता है, क्योंकि ये मनमौजी भी व्यक्ति है। कल मैंने एक खबर चलाई इसके संबंध में, ये मनमौजी व्यक्ति भी है और इसका मन महसूस जाता है। इस वजह से ये किसी को अच्छा कपड़ा, अच्छे गहने, अच्छी चीजें, अच्छे गहने पहने हुए नहीं देख सकता। इस वजह से ये मुझे इस तरह से नकली गोल्ड पहनने वाला बोलता है। और भारत देश में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें ये हो कि कोई असली या नकली का गहना नहीं पहन सकता या कि चैन नहीं पहन सकता या कि अंगूठी नहीं पहन सकता। पर जहां तक मेरा सवाल है तो मेरे को तो कसौटी चाहिए, सुनार की कसौटी चाहिए। सुनार की कसौटी में इनको घिसना चाहिए, घिस के इसका सही शब्द में अर्थ निकालना चाहिए। एक और बात मित्रों जो कि मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, मेरे बारे में ये भी उसके द्वारा कहा गया है, जिस व्यक्ति ने बाइट दी शायद वो सत्येंद्र शर्मा है, कि मैं नशा करता हूँ, शराब का सेवन करता हूँ और बहुत सारी चीजें उसने मेरे बारे में बोली हैं। तो मित्रों, अगर आपको लगता है, मेरी पोस्ट आप दिन भर देखते हैं, मैं फेसबुक में एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब में एक्टिव रहता हूँ, खबरें लिखता हूँ, दिन में भी लिखता हूँ, रात में भी लिखता हूँ, क्या आपको कहीं ऐसा लगता है कि इस तरह का कोई नशा कहीं भी होगा? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरैक्ट हो रहा हूँ, सीधे बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि कोई नशा किया होगा? लेकिन इसने मेरी मानहानि की है, मुझे मानसिक क्षति पहुंचाई है। तुमको मैं खुला चैलेंज करता हूं, तुम अपने सारे पेपर्स जितने मेरे खिलाफ तुमने खबरें चलाई हैं, उन सारी खबरों को लेकर तुम मैदान में आओ। मैं तुमको चैलेंज करता हूं, मैं भी अपनी चीजें दिखाता हूं, तुम भी अपनी चीजें दिखाओ। पुलिस को बुलाओ, नेता को बुलाओ, पब्लिक को बुलाओ, सबको बुलाओ और सब लोग मिलकर निर्णय करें कि चोर कौन है, कौन पत्रकार है, कौन चोर है। ये तुरंत फैसला हो जाएगा। दोस्तों, इस आदमी ने किसी पत्रकार को नहीं बख्शा, इसने हर पत्रकार के खिलाफ खबरें चलाई, किसी भी पत्रकार को इसने कभी भाव नहीं दिया, कभी छोड़ा नहीं। और इसका मनोबल इसलिए बढ़ता रहा क्योंकि किसी पत्रकार ने कभी इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मित्रों, ये भारत है, 2025 चल रहा है और 2025 में बहुत कुछ अच्छा नहीं भी हो तो भी एक चीज बहुत अच्छी है कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, सरकार के द्वारा हमें स्वतंत्रता से बोलने का मौका मिलता है। हम स्वतंत्र होकर अपना संवाद कह सकते हैं, अपनी बातें लिख सकते हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मित्रों। हम भारत देश में रह रहे हैं और यहाँ पर इतनी स्वतंत्रता है, लेकिन कहीं कहीं स्वतंत्रता का लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं।
मैंने आज भी देखा है उक्त युवक सत्येंद्र शर्मा और एक और युवक था उसके साथ शिवेंद्र उपाध्याय और मोनू, ये दोनों ललपा की तरफ जा रहे थे। ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।